मॉड्यूल 3 के एक और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ के आए हैं और कई बार क्या होता है कि उनके सिलेबस में ना आधा पोर्शन होता है और आधा सिलेबस से डिलीट हो जाता है। किसी ईयर में पूरा कंप्लीट होता है, तो हो सकता है कि आपने कंप्लीट पढ़ भी रखा और ना भी पढ़ रखा हो, डिपेंड करता है आपने किस ईयर में +1 क्लास की थी। ठीक है, लेकिन अब हम इंटर में जब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, थोड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने +1 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा किया था तो इसका मतलब फिर तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, अगर आपको पिछला आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। देखो मैं आपको ये कहूं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो अपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाता। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। जैसे कई बिजनेस क्या होते हैं, क्योंकि उनके बड़े लेवल का काम होता नहीं है, ठीक है, तो उनको अगर प्रॉफिट निकालना हो कि हमें कितना प्रॉफिट आया साल के बीच में, तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, उसका यूज करके वो प्रॉफिट अपना निकाल लेता है। कई बार क्या होता है कि ना आप रिकॉर्ड तो मेंटेन करते नहीं है, लेकिन किसी रीजन से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। देखो अगर मैं कहूँ एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी जो भी है, इसने अपने रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं बना रखे थे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो वैसे ही बनाने पड़ेंगे। सेक्शन 128 129 जो है इनके कंपनीज एक्ट के, यही बताते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एक छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है। अब सोल प्रोप्राइटर सोचता है कि मेरी छोटी सी शॉप है, मैं क्यों रिकॉर्ड बनाऊं इतने प्रॉपर वे में, मुझे किसने कुछ क्या कहना है। लेकिन हो सकता है कि आप बिजनेस तो अच्छा चला रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना चाहते अपने खर्चे को बचाने के लिए। आपके गोडाउन में जितना भी स्टॉक आता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना है, उसके लेन देन का, आने का और जाने का कोई हिसाब ही नहीं रखते। आप अपने प्रॉफिट को नहीं देखते, बस आपको ये पता है कि मैंने जो चीज 10 रुपए की लाए उसको 12 की बेचना है, जो 100 की लाए उसको 120 की बेचना है। अब अपना मार्जिन सेट करके बैठे हो, बस इसी से ही आपका गुजारा चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि कल को आपको अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ जाए। अब बैंक कहेगा जी अपने प्रॉपर रिकॉर्ड बना के आओ, वो ये नहीं कहेंगे कि ये अपनी दुकान दिखाओ, इसमें कितना सामान पड़ा, लो जी हम आपको लोन दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा, वो आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स भी तो चेक करेंगे कि आपने पास्ट में कितना कमाया था और आगे कितनी प्रोजेक्शन है, आगे कितना कमाएंगे, प्रोजेक्शन भी देनी पड़ती है। मतलब फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगले 2-3 सालों के हमें बताने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मान लो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, तो वहां पे भी, या इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपके पास नोटिस आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंप्लीट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मतलब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही निकालना है, वैसे आप अपने पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत नहीं है और बैलेंस शीट की, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन से आपको मतलब नहीं है, मान लो, फिर आपका प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और भी है। लेकिन मैं मानता हूं ये प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं है कि ये जो डेटा मैं अब आपको बताऊंगा ये गिवन हो। ठीक है, एक बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको कहूंगा आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, तो आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है यही हमारा प्रॉफिट है। आगे क्या करते हैं, इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ड्रॉइंग उसमें से लेस कर देते हैं और बैलेंस शीट मैच कर देते हैं, ये काम आप करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है। मान लो देखो आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल एट द बिगिनिंग, या मैं इसको सीधा फॉर्मेट में डाल के बता देता हूं। देखो आपको मैं कहूं कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट आपने बना रखा है, आपके पास सबसे पहले बाय बैंक, अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है तो बाय बैलेंस बीडी। मान लेते हैं ये 1 लाख रुपया आपके पास पड़ा था अगर बिजनेस पहले से चल रहा था तो, और अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो बाय बैंक होगा। ठीक है, आपके साल के अंदर और एडिशन हुआ, एडिशनल कैपिटल आपने लगाई कितनी, 30,000, और साल के बीच में आपको बिजनेस चलाने से प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे प्रॉफिट तो निकालना सिखा रहे थे, नहीं, मैं अभी एक बार बता रहा हूं आपको जो चीज, उसको सुनो। आपका साल के बीच में नेट प्रॉफिट हुआ
50,000 रुपीज, ठीक है। और साल के बीच में आपने ड्राइंग की, ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है, तो ड्राइंग हुई हमारी, मान लेते हैं 15,000 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी। आप कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप, फंडामेंटल में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सभी में करके आए ये कैपिटल अकाउंट बनाना। तो इधर के टोटल में से मतलब 1,80,000 में से आप 15,000 लेस कर दें तो 1,65,000 आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे, अगर मैं आपको कहूं इस इक्वेशन को समझो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास ना ये इंफॉर्मेशन थी, ये थी, ये थी और ये थी। आपने किया क्या, जिससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। आपने ओपनिंग कैपिटल में एडिशन ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस की, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओगे इक्वेशन क्या है आपकी, मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये तीनों का टोटल इसके बराबर होगा, मतलब ड्राइंग्स प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइंग्स निकालनी है, तो क्या करोगे, इन तीनों के टोटल में से इसको लेस कर दो। मैं कहता हूं आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है, तो इसके टोटल में से इन दोनों को इधर ले जाओ। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा प्रॉफिट निकालने का, कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यही बात जो मैंने यहाँ पे इन तीनों का टोटल और इन दोनों का टोटल इक्वल होता है, मैंने इसको इक्वेशन बना दिया। अब मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट निकालना है जी, बताओ इन दोनों का टोटल करो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, इसमें से इन दोनों को लेस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो मैंने जो बताया वो कुछ मुश्किल नहीं था, मैं एक एग्जाम्पल वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप साथ साथ वैसे ही कर सकते हैं। इसी में ही कुछ मैं एक्सटेंड कर दूंगा, या मैं एक काम करता हूं एक्सटेंडेड चीज ही डाल देता हूं सीधे ही। देखो आपके पास ना बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, वो मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती क्या है। बैलेंस शीट भी देखो, एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप उसको ना सेम मान सकते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस है, क्योंकि ये मैं उसको आपको अलग ही क्लास में डिस्कस करूंगा, 5-10 मिनट की क्लास होगी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिलहाल मान के चलो आपके लिए वो बैलेंस शीट ही है, ठीक है। मैं आपको ना एक काम करता हूं, जो मैंने चीज आपको भी बताई है ना, उसी को ना मैं एग्जाम्पल नंबर 1 सॉरी इलस नंबर 1 जो आपके सिलेबस का है वही करवा देता हूं, अलग से क्वेश्चन बनाने की वजह, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। तो एक बार आप देखें इलस नंबर 1 देखो, इलस नंबर 1 में क्या कह रखा है। मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाहता हूं उससे पहले, करवाने से पहले। देखो मैंने आपको एक वर्ड बोला कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपको बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने अभी इक्वेशन बनाई थी, आपको इससे प्रॉफिट निकालना है। लेकिन ये प्रॉफिट तो निकालना है, इसके लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही गिवन नहीं है, या दोनों में से कोई एक गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग को छोड़ देंगे क्या, मतलब ड्राइंग में से सीधा एडिशनल लेस कर दो और प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो हमारे को ना कुछ डेटा दे रखे होंगे, मतलब मुझे निकालना ये है, ये 4 इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। मैं क्या करूंगा इसके लिए, इलस नंबर 1 के अंदर मुझे वही करना है। देखो ध्यान से सुनना क्या कर रखा है क्वेश्चन में ना, एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है मिस्टर एक्स की 31 मार्च 11 के दिन और 31 मार्च 12 के दिन। हमें ओपनिंग रिकॉर्ड भी दे रखे हैं 31 मार्च 11 के और 31 मार्च 12 के रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, और हमें क्या कह रखा है इससे कि आपको ना बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको पुट करना है। हालांकि मेरा करवाना बनता नहीं है ये क्वेश्चन बोर्ड पे। देखो इसमें क्या कह रखा है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी को लिख देते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 11 एंड 31 मार्च 12।
ठीक है, तो 31 मार्च 11 और 12 के रिकॉर्ड्स हम देखते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं उसको लिखते जाते हैं। बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग 1 लाख की, फर्नीचर 50,000 का। और इन्वेंट्री 1/20 की, सैलरी डेटर 40 के। सैलरी डेटर कितने के हैं? सॉरी 40,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक 70,000, और कैश इन हैंड ये है हमारे पास 1200 रुपए। और इसके अलावा लाइबिलिटीज में भी हमें कुछ दे रखा है। लोन दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन दे रखा है हमें 1 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमें, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 रुपीज के, ठीक है। और इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, और कुछ नहीं दे रखा हमें, बस ये डेटा ही दे रखा है, 6 डेटा हैं। और क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल के आ जाएगी, सॉरी ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारी कितनी आ गई है? इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 3,81,200 माइनस 140 कर देंगे तो कैपिटल हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गया, और वो कितना आ रहा है हमारा? 241,200। इसी तरीके से आप क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं। क्लोजिंग में चेंज क्या है ये भी देखना है, क्योंकि क्लोजिंग डेटा निकालते टाइम ना इन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में भी बोल रखा है। तो हम डेप्रिशिएट कर देंगे बिल्डिंग को 2.5% से। बिल्डिंग को 2.5% से करेंगे तो 1 लाख का 2.5% 2,500 रुपए, तो 97,500 ही हमारी हो गई। इसी तरीके से बिल्डिंग के अलावा इसने कह रखा है कि फर्नीचर को भी करना है 10% से। फर्नीचर 10% है, मतलब 5,000 घटा के 45,000 लिख देंगे इसका भी, ठीक है। बाकी हमारे पास गिवन ही है। इन्वेंट्री है 270 की, और हमारे पास डेटर्स है 90,000 रुपए के, और कैश एट बैंक है 85 का, 85,000, और ये 3,200 रुपए। इसमें से हमारी क्या क्या गिवन है हमारे पास? लाइबिलिटी के अंदर लोन है 80 का, और सभी डेटर 70 के, 80 और 70। तो हमारे पास इससे क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग, जो क्लोजिंग डेटा है वो हमारा बन रहा है 4,40,700 रुपए। यहां पे इसके टोटल में से कितना आ रहा है हमारा? ये टोटल 5,90,700, ठीक है। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन ये करवाया है इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन एक बात है, हमें ये गिवन नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि जरूरी है कि हमें बैलेंस गिवन होगा करेक्टली, पहली बात तो ये। दूसरा, हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई, ओपनिंग कैपिटल पता लग गई। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग भी पता लग जाए और एडिशनल कैपिटल पता लग जाए तो मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे से पूछ ही सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल रखी है, तो हम इससे आगे तो करेंगे नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी डेटा को उठा के कह रहा है प्रॉफिट निकालो, और कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर रखा है। देखो पढ़ो, कह रहा है कि टेक फिगर्स इन द इलस नंबर 1। हमें इलस नंबर 1 के फिगर्स को ही यूज करते हुए कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? 31 मार्च 2012 के दिन प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हमें जो पिछला क्वेश्चन है उसके 2 फिगर्स अभी और यूज करने हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो इसी क्वेश्चन में गिवन था, एडिशनल कैपिटल भी और ड्राइंग भी। तो हमारे को एडिशनल कैपिटल दे रखी है, एक तो ये कह रखा है कि ना इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस है, 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट 40,000 इज रिटेन इन द बिजनेस। कोई उसकी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस था, उसने वो लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी का पैसा मिला, उस पैसे को बिजनेस में डाल दिया, मतलब एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रोप्राइटर 2,000 पर मंथ मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा निकालता रहा, तो वो पूरे साल के निकाल लिए इसने 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए की एक हिसाब से ड्रॉइंग है और 40,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल है। मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, बस ये फिगर मुझे पता होनी चाहिए। ये मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है।
देखो अब मेरा जो इलस नंबर 2 है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 4,40,700 प्लस 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपए की ड्रॉइंग है। इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें से हम एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल लगाई है जो इंट्रोड्यूस किया लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा 40,000 रुपए, वो लेस कर देंगे। और इसके अलावा एडिशनल के साथ साथ हम एक चीज और कर देंगे, क्या? कैपिटल ओपनिंग बैलेंस जो है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,41,200। तो बस हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ रहा है 1,83,500। देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी, और मतलब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है अभी तक कि आपको समझ ना आए। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है, सेकंड समझाया, इलस नंबर 1 और 2, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन भी बन सकता था। जबरदस्ती 2 क्वेश्चन बना रखे हैं। मैंने आपको सीधी सी बात बताई, वो इक्वेशन को ध्यान रखो। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हो सकता है क्वेश्चन में ड्राइंग भी निकालनी पड़ जाए। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़े, फिर इक्वेशन क्या बनेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। कुछ भी इक्वेशन बन सकती है, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ओपनिंग प्लस एडिशन प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। बस इससे आप कुछ भी निकाल लें। अब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट निकालना है, तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जैसे क्वेश्चन 1 में किया है वैसे करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में उस इक्वेशन का यूज करके आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें ना एक एग्जांपल दिया है, मतलब क्लास नोट्स हैं उसके अंदर एक एग्जांपल है, आपका फोल्डर होगा, आप देखना। और वो एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं थोड़ा और बेसिक से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फिर वो तो आपके उसके होंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट वाले, जो आपको कंप्लीट बनाने होंगे। तो अभी हम इसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन को लेते हुए, मतलब वो इक्वेशन बना के हम प्रॉफिट ही निकालेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्सटेंडेड और क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, उसको ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या कह रखा है कि हमारे को 2 साल के रिकॉर्ड दे रखे हैं, 31 मार्च 19 का, 31 मार्च 20 का। कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक बॉडी दे रखा है, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल्स पेबल, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। आपको पता है कि कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है। मैं उससे पहले क्या बनाऊंगा? पहले मैं उससे अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा ड्राइंग्स दे रखी है, नीचे कह रहे 15,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस ड्राइंग भी है, और कह रहा फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है हमारी साल के अंदर 3 लाख रुपए। यहां तक का क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आपने कर रखा है। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो तो किस अप्रोच से निकाल रहे हैं? दूसरी अप्रोच से। कौन सी वाली अप्रोच है हमारी? हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसकी इक्वेशन का यूज करके करते हैं, लेकिन हमने बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स में एडजस्टमेंट नहीं की। क्लोजिंग बैलेंस शीट की आइटम्स में, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आइटम में हमने एडजस्टमेंट नहीं की। हो सकता है कुछ डेप्रिसिएशन रह गया हो, लिखना आता है ना बैलेंस शीट में, कोई प्रीपेड एक्सपेंस रह गया हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया हो, इसके ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? तो इसके ऊपर अब हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर ये ट्रीटमेंट रह गए हैं तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा? इसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम हमारा वही है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालो। ठीक है, वो निकाल देते हैं हम। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, मैं दोनों अलग अलग बनाऊंगा, क्लियर काम करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे। 31 मार्च 2019 को कैश इन हैंड है हमारे पास 9,000 रुपए, बैंक बॉडी है, कैश इन हैंड है 9,000 रुपए, बैंक ओडी है। प्रेजेंटेशन में लाना आपका काम है, मतलब एसेट्स लिख लेना, रुपीज लिख लेना, जो भी है। बैंक ओडी है हमारे पास 45,000 रुपीज। इसके अलावा स्टॉक 75,000, क्रेडिटर 39,000, स्टॉक 75,000, क्रेडिटर्स 39,000 रुपीज, डेटर्स 90,000 रुपीज, बिल्स पेबल, डेटर्स थे हमारे 90,000 और बिल्स पेबल है 9,000। जिसको कोई +1 की बातें ध्यान है कैसे करना था तो वो कर ले,
थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि टीचर से पहले कर दो। फर्नीचर 60,000 रुपए का है, फर्नीचर 60,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, अच्छा मशीनरी 75,000, इन्वेस्टमेंट 45,000, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बात ये आती है, मैं आपको इजी तरीके से भी करवा सकता हूं, थोड़ा लेंथी प्रोसेस से भी, क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। देखो मैंने इससे मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल तो निकाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट कितने की है पहले एक बार ओपनिंग कैपिटल ना निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी, टोटलिंग कर देता हूं मैं, इसकी टोटलिंग करके लिख देता हूं। देखो मैंने ना दोनों ही बना दिए हैं, दोनों की कैपिटल निकाल दी है, ओपनिंग वाली भी और क्लोजिंग वाली भी। ठीक है, दोनों ही कैपिटल निकाल दिए हैं, बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। मेरे पास अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है। अब मुझे सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग इसमें से रिमाइंड रखनी है, बाकी तो हम निकाल चुके, कुछ मुश्किल थोड़ी ना इसमें, तो इसका अब हम यूज करेंगे सिर्फ। तो मुझे पता होना चाहिए ओपनिंग 273 है ना, बाकी मैं सब रद्द कर रहा हूं। तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट है, ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की बात कर रखी है या प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रखी है, वो ट्रीटमेंट भी हमें माइंड में रखने हैं, ध्यान से सुनना। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल है 6,90,000 रुपए, इसमें मैं ड्रॉइंग्स ऐड कर देता हूं। ड्रॉइंग्स कितनी है हमारी क्वेश्चन के अंदर, आप चेक करो। ड्रॉइंग्स हमें दे रखी हैं 15,000 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, 15,000 पर मंथ मतलब पूरे साल की होगी हमारी 1,80,000 रुपए की ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है, इसमें से हम एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल देखो कितनी लगा रखी है क्वेश्चन के अंदर, एडिशनल कैपिटल लगी हुई है 3 लाख रुपए, पूरे साल के अंदर 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई है, लेस कर दो। और अभी हमारी ओपनिंग कैपिटल भी निकली थी, अभी हमने निकाली थी बैलेंसिंग फिगर, वो निकल रही थी 2,73,000, आपने नोट कर लिया होगा, मान के चल रहा हूं। इसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट में भी गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है उसके ऊपर बात करनी है। देखो हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैं बोलूं प्रोविजन फॉर 5% हमने बनाना है डेटर्स के ऊपर, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 3600 रुपए की, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,050 का, इसका ट्रीटमेंट करना है, इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बात करने की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आया है ये हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया है। तो अगर मैं सारे को एडजस्ट करूं तो हमारा कितना बन रहा है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना बन रहा है 690 प्लस 180, 870 माइनस 3 570, 570 माइनस 70 ये हो जाएगा 5 लाख और 2 3 लाख, 3 लाख ये बन गया, ये हमारा बन गया 2,97,000। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 3 गड़बड़ है। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो उसको दिखाने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको सीधा ये 4 ट्रीटमेंट पता होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, मैं लिख नहीं रहा, आपके माइंड में एक ही बार में क्लिक कर जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके खर्चे में ऐड होता है, मतलब प्रॉफिट को घटाता है। प्रीपेड एक्सपेंस आपके खर्चे में से लेस होता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाता है। एक्रूड इनकम आपकी इनकम में ऐड होती है, इसलिए इनकम को बढ़ाती है, और प्रॉफिट को मतलब, और अर्नड इनकम आपके इनकम में से लेस होती है, इसलिए आपके प्रॉफिट को घटाती है। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है। इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, बस आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस, आप उसका तो यूज करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी से प्रॉफिट घटेगा, ठीक
ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी से हम प्रॉफिट घटा लेते हैं। हालांकि इसके अलावा ना वो पॉइंट भी रह गया, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। बेड डेट्स है 3000 रुपए का, 3000 का बेड डेट्स है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? बेड डेट से प्रॉफिट घटेगा, ये 3000 का प्रॉफिट घटेगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर 5% हमने बनाना है डेटर्स के ऊपर, तो मुझे बताएंगे अब डेटर्स कितने के रहेंगे, क्योंकि ये फर्दर बेड डेट्स का ट्रीटमेंट है। फर्दर बेड डेट्स का अगर आपको ट्रीटमेंट ध्यान हो तो उसका इफेक्ट डेटर्स में से लेस भी करता था। जो आपके बुक्स के अंदर बेड डेट्स दे रखे होते हैं ना, उसका इफेक्ट नहीं करता। जो आपके एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, फर्दर बेड डेट जिसको बोलते हैं, उसका इफेक्ट डेटर्स में से भी आता है। मतलब हमारे डेटर्स में फर्क पड़ा होगा। हमारे डेटर्स क्वेश्चन में है 90,000 रुपए के, तो 90,000 रुपए में से 3,000 तो लेस हो गए ना। अगर 90 में से 3 लेस हो गए तो बाकी कितने रह गए? हमारे रह गए 87,000 रुपीज के। ठीक है, 87,000 रुपीज के ऊपर अगर आप 5% का प्रोविजन बनाते हैं तो आपका कितना बनेगा, ये काउंट करना पड़ेगा। 87,000 का 5% ये बनेगा आई थिंक 6 और 3 9 10,350 रुपए, 10,350 रुपए बनेगा। ठीक है, शायद मैंने काउंट ठीक ही किया होगा, एक बार मैं फिर भी कर देता हूँ, मुझे डाउटफुल लग रहा है ये। आपके डेटर्स है 90,000 के, नहीं 90 के नहीं है भाई, गलती कर दी ना मैंने, ओपनिंग उठा लिया। 2,10,000 फिर तो सिंपल ही निकल जाएगा। 2,10,000 का क्योंकि मैं कैलकुलेशन में ना पहले से करके रखी हुई है थोड़ी बहुत, वो कंफ्यूजन सी हो गई थी वो। तो 2,10,000 का 5% हमारा बनेगा कितना, ये बनेगा 10,500 रुपये। मैं बाकी कैलकुलेशन भी ना कर देता हूं, क्योंकि क्या होगा कि मुझे कैलकुलेशन करने में फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर दिया है। 2,10,000 के जो क्लोजिंग डेटर्स हैं, इसमें से 3,000 हमने बेड डेट्स के लेस कर दिए, क्योंकि इसका इफेक्ट अभी जाना है ना डेटर्स के अंदर, तो उसका 5% कर देंगे तो 10,350 रुपए आ गया हमारा। ये हमारा आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके अलावा हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारे प्रॉफिट को घटाएगी। आपको 4 इफेक्ट हमेशा ध्यान रहने चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी और अनअर्न्ड इनकम आपके प्रॉफिट को घटाएगी, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी है 1,050 का, वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी कितनी, 3,600 रुपए की, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 1,050 रुपए का। ठीक है, ये लेस होने वाली आइटम है, मैं कर देता हूं इसके आगे, ये पॉजिटिव है 1,050। इसके अलावा डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और मशीन पे, तो हमारे पास फर्नीचर है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए के ऊपर, और फर्नीचर भी 90,000 और मशीनरी है 1.5 लाख की, तो 90,000 रुपए के ऊपर और मशीन जो 1.5 लाख की, उसके दोनों के ऊपर 10% है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और माइनस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो फर्नीचर का तो हमारा बन रहा है 90,000 रुपए का 10% 9,000 रुपए, और फर्नीचर 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का 10% बन रहा है 15,000 रुपए। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इससे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट ही कर देते हैं, तो 297, मैं ये भी कैलकुलेट ही कर देता हूं, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 2,57,100 रुपए। देखो वैसे मुझे क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट ही निकालना था, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में ना आप फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाए। अगर मैं आपसे रिक्वायरमेंट मांगू कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाए, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है 31 मार्च 20 की है, क्लोजिंग ही है, ओपनिंग वाली तो हमने रब कर दी थी मैंने, है ये बिल्कुल, लेकिन ये विदाउट एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट भी तो होनी है। देखो जो अफेक्ट यहां तक के अफेक्ट तक की तो ये ठीक है, लेकिन ये जो अफेक्ट डाले हैं इन सारी एडजस्टमेंट का डबल साइड इफेक्ट तो जाएगा ही जाएगा। अगर डबल साइड इफेक्ट जाएगा तो बैलेंस शीट मुझे दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेरी बनेगी, तो मैं उसी को ही बनाता हूं। देखो क्या करूंगा मैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो एक तो डेटर्स के अंदर चेंज आया है, क्या
उसको अब कर लेते हैं। देखो इन सभी को ही कर देता हूं। सबसे पहले डेटर्स, मेरे डेटर्स थे 2,10,000 रुपए के, इसमें से मैंने बैड डेट्स लेस किए 3,000 रुपए की, फिर रह गए मेरे 2,07,000 के। मैंने इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ये 10,350 रुपया लेस किया, तो 1,96,650 रुपए मेरा बचा। आप काउंट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स हुई हैं? देखो एक तो हुई थी बैड डेट्स की, मैंने इफेक्ट डाल दिया। एक हुई थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, वो मैंने इफेक्ट डाल दिया। देखो जो मैंने पहले बना रखी थी 31 मार्च 20 की, वो गलत नहीं है। आपको दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक तो ओपनिंग बनानी है, फिर क्लोजिंग, फिर प्रॉफिट निकालना है, फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं इससे आगे फाइनल लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लिख दो, इसको भी मैं रद्द कर देता हूं ये, क्योंकि अब कैपिटल ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी वो मेरी लिखी जाएगी 3,600 रुपए की। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा यहां पे, वो कितने का आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,050 रुपए का। इसके अलावा डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर पे और मशीनरी पे, तो फर्नीचर कितने का रह गया? 90,000 का था, 9,000 घटने के बाद 81,000 का रह गया। और मशीनरी हमारी 1.5 लाख की थी, 15,000 लेस होने के बाद 1,35,000 रुपए की रह गई। और कुछ रह गया? इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए और कुछ रह गया, तो कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओडी अब है नहीं क्लोजिंग वाले में, तो वैसे भी तो स्टॉक लिखा जा चुका। क्रेडिटर्स 60,000 बिल्कुल ठीक है। बिल्स सन्ड्री डेटर्स का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। बिल्स पे 18,000 रुपए वो भी लिखा हुआ है। फर्नीचर भी मैंने ठीक कर दिया। बीआर रह गया। बीआर है हमारे पास कितने का? 42,000 रुपए का, वो भी मैं लिखूंगा। और बीआर के अलावा मशीनरी लिखी जा चुकी। इन्वेस्टमेंट 1,20 की, क्योंकि जिसमें चेंज नहीं है वो तो वैसे का वैसे दिखाऊंगा ना। इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए की, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करूं? अब आप कहोगे जो कैपिटल थी उसमें जो प्रॉफिट एडजस्ट हुआ उसको नेट कर दो। नहीं, मैं क्या करूंगा? बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं ना, इसमें ओपनिंग कैपिटल कितनी थी वो सबसे पहले देखो, या आपके पास देखो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि इधर का टोटल करके इसको लेस कर दो, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन चेक भी तो करना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल जो इसके टोटल में से इसको लेस करूंगा वही आनी, वो जो आ रही है वो दूसरी कैलकुलेशन के थ्रू वही आएगी कि नहीं, ये मैं करके आपको दिखा देता हूं। सीधा टाइम लगेगा क्योंकि, तो देखो मैंने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दी है। और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप चेक करके देखो, अगर आप इधर का टोटल करते हो, सारी एडजस्टमेंट जो भी इसकी इफेक्ट थे मैंने सारे डाल दिए हैं, और जिनमें चेंज नहीं हुआ मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है। इसके टोटल में से ये लेस करो 650 100 आएगा, आपका करेक्ट है। आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक करना चाहेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो आप ओपनिंग कैपिटल जो आपने निकाली थी सबसे पहले, जो यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसमें एडिशन कितना हुआ है? 3 लाख। ड्रॉइंग कितनी हुई है? 180। और जो एग्जैक्ट प्रॉफिट, ये नहीं, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दो, आपकी एग्जैक्ट कैपिटल आ जाएगी। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका ये था कि मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालूं और क्लोजिंग कैपिटल निकालूं विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद उसके बेसिस पे यहां तक का प्रॉफिट निकाल दूं, फिर उसमें ये एडजस्टमेंट करूं और इसके बेसिस पे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दूं। लेकिन एक तरीका और भी है, वो क्या है? वो तरीका सबसे इजी पड़ता है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रखा है कि बनाओ आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर तो बनाओ। नहीं तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप जब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे थे तो साथ के साथ उसमें वो एडजस्टमेंट कर देते। सुनो ध्यान से बात को, मैं कह रहा हूं आपने पहला काम अब क्या करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनानी है। तो आप ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की बजाय सीधा जो क्लोजिंग बना रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ये सेकंड काम करवा रहा हूं, सेकंड तरीके से करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, इसलिए कहीं कंफ्यूज मत हो ना। दूसरा काम ये भी तो किया जा सकता है, आप डायरेक्टली सारी एडजस्टमेंट डाल दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस और उसका डेप्रिसिएशन का, बैड डेट्स का, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, इन सभी का ट्रीटमेंट साथ के साथ उसमें कर दो जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो करते टाइम फिर ये नहीं हो सकता, फिर ये बैलेंसिंग फिगर 650 100 ही आएगा। मान के चलो मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवा रहा हूं,
ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल ली, वो मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपने पहला काम कर दिया। दूसरा काम आपका ये है, उस तरीके से, जब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं तो आप सीधा डायरेक्टली ऐसे कर दो। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि रीजन समझो, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ये आई है 650 100। इसका इफेक्ट क्या आएगा, आपका जो प्रॉफिट था कितना था मुझे ध्यान भी नहीं है, कितना निकाला था हमने, ये तो काउंट करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा, वही आएगा जो हमने पहले हमने अभी निकाला है। हम एक काम तो ये करेंगे, प्रॉफिट निकाल के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को ठीक करें। नहीं तो ऐसा कर दो ना, बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर पहले से एडजस्टमेंट कर दो। उसका जो बैलेंस आया वो जो आपकी पहले कैपिटल आ रही थी जो पहले वाले मेथड में, उसकी बजाय कौन सी वाली आ गई, एडजस्टेड कैपिटल ही आ गई। तो एडजस्टेड कैपिटल यहां पे लिखो तो प्रॉफिट भी एडजस्टेड आ जाएगा। शायद 257 100 था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, यही होना चाहिए, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो जो भी है प्रॉफिट बिल्कुल सेम है, ये मान के चलता हूं, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाया है ये आपके माइंड में बात बिल्कुल चली गई होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे ना अब जो करवाना है क्वेश्चन, इसके बाद जो करवाने हैं उसमें मुझे क्या डिस्कस करना है कि डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट्स, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन अकाउंट्स को बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। हालांकि आपने एनपीओ चैप्टर में ऐसे बनाए हुए हैं अकाउंट, मोस्टली आगे वाला जो चैप्टर का पोर्शन है ना जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा, वो लगभग एनपीओ की तरह ही है उसके स्टेप्स, ठीक है। तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।